वेलकम बैक टू द ड्रीम अब्रॉड। आज हम बात करेंगे कि अगर यूरोप में एडमिशन लेना हो, स्पेशली पीएचडी के लिए अगर हमें देखना है कि हम यूरोप में कैसे मूव कर सकते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर हम यूरोप में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें किस तरीके से एक सुपरवाइज़र को ढूंढना है, किस तरीके से हमें होल प्रोसीजर करना है और फिर हमें अपना एडमिशन सिक्योर करना है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूरोप ही क्यों चूज़ किया जाए पीएचडी के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि बहुत सारी पीएचडी पोजीशंस आती हैं जो कि फुली फंडेड होती हैं, उसके लिए आपको किसी किस्म के भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी एज ए एम्प्लॉय डील करती है, यानी कि उनकी मंथली सैलरी होती है जो कि 1800 पाउंड से लेके 3500 पाउंड तक होती है। फिर उसके अलावा आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको किसी भी टेस्ट के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करना पड़ती। फिर ये है कि आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री आ जाती है जो कि आपके कंट्री के लिए आपको बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम दे सकती है, यानी कि इन केस फ्यूचर में आके आप अपनी कंट्री में किसी भी किस्म की जॉब करना चाहते हो रिसर्चर की, तो आपकी ज़्यादा अच्छी डिग्री मानी जाएगी। उसके बाद ये है कि ये वर्क परमिट जो है ये आपको वहाँ पे पीआर की तरफ भी लेके जाता है और आपको आगे पासपोर्ट की फैसिलिटी भी दिलवाता है। यूरोप में बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, जिसके लिए हम इंडियंस, एशियंस, अफ़गानिस्तान के लोग एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमने जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है हमें उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखनी है। लेकिन यहाँ पे एक मैं जनरल व्यू दे रही हूँ, तो उस लिहाज से मैं एक जनरल व्यू की ही बात करूँगी। सबसे पहले ये है कि मास्टर डिग्री आपकी रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपका एज ए रिसर्चर कितने टाइम आपने काम किया है ये भी मैटर करता है। आपका एक स्ट्रॉन्ग सीवी होना चाहिए जिसमें आप टारगेट करो कि आपके पास ये स्किल्स मौजूद हैं और आपकी इन स्किल्स की बेस पे आपके पास ये वाले जो पब्लिकेशंस हैं मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हर यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की। अगर आपके पास टोफल या आइल्स है तो ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है और इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आप इजीली इनके थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सो यू कैन ये एक जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने किसी भी सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यूएस से जाना चाह रही हूँ, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी को पहले चूज़ करूँगी, फिर उसके डिपार्टमेंट को चूज़ करूँगी और फिर वहाँ पे अपने रिलेटेड प्रोफेसर्स को सीवी भेजूँगी। इसी तरीके से सीवी भेज कर उनसे एक्सेप्टेंस लूँगी। इसी तरीके से यूरोप में है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, उसमें से उस डिपार्टमेंट को टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद आपने वहाँ के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी है, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमें राइट रिसर्च एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो बॉटनी से है या एग्रीकल्चर फील्ड से है तो वो आगे अपनी ही फील्ड में जाएगा। जैसे कि मेरा जो मेजर है वो एग्रीकल्चर है, तो मैं उससे रिलेटेड अपने यानी कि पास्ट वर्क से रिलेटेड ही काम देखूंगी। मेरा पास्ट वर्क जो है वो प्लांट पैथोलॉजी से भी मैच करता है, माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेट करता है, मोलेकुलर बायोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी मौजूद है, एग्रीकल्चर साइंसेज भी मौजूद हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज भी मौजूद हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से मैं किसी भी प्रोफेसर को जो है वो टारगेट कर सकती हूँ और अपना उनको सीवी डिटेल्स सीवी भेजूँगी, अपनी स्किल्स भेजूँगी और उनको अपना पास्ट वर्क बताऊँगी कि मैंने पास्ट में ये काम किया है, मेरे पास ये स्किल्स मौजूद हैं, तो क्या मैं आपकी लैब को या आपको एज अ सुपरवाइज़र ज्वाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और दूसरी जो सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपने हर सुपरवाइज़र के हिसाब से अपना एक सेपरेट जो है मोटिवेशनल लेटर लिखना है, यानी कि आपने जो ईमेल करना है वो हर प्रोफेसर के हिसाब से बनाना है ताकि उनको लगे कि वाकई ही आप उनकी लैब के लिए गुड एसेट्स हो
और आपका काम वाकई ही उनकी लैब के लिए एक वैल्यूएबल काम होगा, आपके स्किल्स जो हैं वो वैल्यूएबल होंगे। सो आप इजीली इस तरीके से कोई ना कोई सिक्योर कर सकते हो, पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कि 4-5 प्रोफेसर्स को सीवी भेज दिया और आप थक गए कि नहीं भी मैं नहीं कर सकता ऐसे, तो ऐसे नहीं होगा। आप क्या करोगे कि आप एक दिन में कम से कम भी 20 से 30 लोगों को अपना सीवी सेंड करोगे, तभी पॉसिबल है कि आप इन नेक्स्ट 6 मंथ में कोई पोजीशन सिक्योर कर पाओ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, वहाँ पे प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक करेंगे डिपार्टमेंट में जाके, फिर उसके बाद हर उनकी रिसेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो देखोगे जिनके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि मेनली जो प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं उनके ऊपर ही पब्लिकेशंस आ रही होती हैं। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे पीएचडी पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आप उस प्रोफेसर से कांटेक्ट करोगे और उसको अपनी ईमेल, पर्सनलाइज ईमेल भेजोगे। अच्छा, ईमेल में सबसे पहले आप इस तरीके से बना सकते हो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपकी पुरानी एजुकेशन क्या है। फिर उसके बाद आप एक टोटल ओवरव्यू दोगे रिसर्च एक्सपीरियंस का, कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी आपने गेन की हैं। फिर उसके बाद आप अपनी पब्लिकेशंस का बता सकते हो कि आपने टोटल कितनी पब्लिकेशंस की हैं, और फिर आप बताओगे कि आपने ये लैब क्यों चूज़ किया या ये सुपरवाइज़र को क्यों ही मेल की। और लास्ट पे जब एंड कर दोगे तो आप साथ में सीवी अटैच करोगे और फिर ईमेल को सेंड करोगे। जब आप सोचते हो कि आपने पीएचडी करनी है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एकेडमिक सीवी होनी चाहिए आपके, जिसमें आपने अपने स्किल्स बता दिए, आपने अपनी पब्लिकेशंस बता दी और अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया। एक मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, यानी कि जो आपको इंस्पायर करती है चीज़ जिसकी वजह से आप पीएचडी करना चाहते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। स्टेटमेंट पर्पस भी मिलता जुलता है मोटिवेशनल लेटर से, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल अपने गोल पे फोकस्ड रहना है और बताना है कि आपका जो पर्पस मेन है पीएचडी करने का वो क्या है। रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए आपके पास। ये समटाइम कुछ प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं और कुछ नहीं करती, लेकिन आप इसको पेंडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आप उस सुपरवाइज़र से बात करो, उससे टॉपिक लो और फिर उस पर रिसर्च प्रपोजल दो। फिर आपके पास अपनी बैचलर और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेशन कंप्लीशन होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। कम से कम 3 प्रोफेसर्स के आप लेके रखो, लेकिन आप 2 को भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जिसको पासपोर्ट कहते हैं वो मौजूद होना चाहिए। और सबसे मेन जो चीज़ है वो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आइट्स हो, टोफल हो या कोई भी रिक्वायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं आपके लिए अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो। समटाइम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मौजूद होता है, वो आपको मिलता है। समटाइम कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर आप आते हो तो उसका स्कॉलरशिप मिलता है। रिसर्च ग्रांट मिलती है जो कि आपका सुपरवाइज़र आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद डॉक्टरल नेटवर्क के थ्रू आप कहीं से भी अच्छी फंडिंग वाली पीएचडी ढूंढ सकते हो। एरास्मस प्रोग्राम है जिसमें आप एमएस कर सकते हो और पीएचडी इजीली दोनों कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए सुपरवाइज़र्स का होना ज़रूरी है। और डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कहीं पे भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आप उनसे फंडिंग रिक्वायर कर सकते हो, पूछ सकते हो कि अगर मैं आपके पास आपकी सुपरविजन में आता हूँ तो क्या आप मुझे फ़ंडिंग प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो फंडिंग होती है ये किसी भी स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ होती है, क्योंकि ये आपको एज अ मंथली सैलरी मिलती है। आपका यानी कि वर्क वीज़ा ही काउंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होती है। रिसर्च जो है वो बजट के मुताबिक होता है। फिर उसके बाद आपको पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं, यानी कि आप अपनी कंट्री जो है वो कुछ दिनों के लिए जा सकते हो और इस बात से बेफिक्र रह सकते हो कि आपको पे नहीं मिलेगी अगर आपने छुट्टी कर ली तो। फिर उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हो तो उसकी फंडिंग्स प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको ड्यूरिंग फंडिंग मिलती है, क्योंकि आप एज ए सैलरीड वर्क काम कर रहे होते हो। आपको पीएचडी के लिए कम से कम जो है वो 1 साल का अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एक कंट्री चूज़ करना है, फिर वहाँ से आपने 1 या 2 माह लगा के उसमें से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अपना प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर आपको सुपरवाइज़र के साथ जो ईमेल आया है उसकी बेस पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है।
फिर अगर आपका सुपरवाइज़र चाहता है कि इंटरव्यू लेना तो वो इंटरव्यू भी ले सकता है। फिर उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। वीज़ा आने के बाद आप अपनी फ़्लाइट को बुक करवाते हो और अकोमोडेशन की बुकिंग करते हो। आपका जब वीज़ा स्टार्ट होता है तो आप उससे 1 माह पहले मूव कर सकते हो, ताकि आप वहाँ के कल्चर को समझ सको और अपना काम शुरू करने से पहले वहाँ पे हर चीज़ को देखभाल के समझ लो, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। तो ये किसी के लिए भी इजी नहीं होता अपने घर बार को छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूव करना, लेकिन ये अगर आप एक माइंड बना लेते हो, सोच लेते हो, तो फिर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आप इजीली हर काम को एक पैटर्न के मुताबिक कर लोगे। और इस काम के लिए आप एक्सेल शीट भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नेम, उसकी रिक्वायरमेंट्स और प्रोफेसर्स के नेम लिख सकते हो, और आपने क्यों चूज़ की और क्यों नहीं चूज़ की ये भी रीज़न मेंशन कर सकते हो। बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे पीएचडी को एज ए सैलरी जॉब माना जाता है वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर पे जर्मनी है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है एंड इटली है, जहाँ पे इजीली आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो एज आ एम्प्लॉय। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और यूनिवर्सिटी वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं तो हमें मेन क्या फ़ायदा होगा या क्या हम उससे गेन करेंगे। सबसे पहले ये है कि एडवांस रिसर्च स्किल्स आपके पास आएंगी, क्योंकि यूरोप में ये वाले कंट्रीज़ जो हैं वो रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट आता है। फिर उसके बाद हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि हम अपने कंट्रीज़ में बचपन से रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर से हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने करियर में फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं, हम कहीं पे भी जॉब करने की एबिलिटी ले लेते हैं। और लास्ट वन ये है कि हम अपना रियल इम्पैक्ट हम अपनी फील्ड में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि हम अपने आप को इस फील्ड में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो कि आपके सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं, जैसे कि आप पहले जल्दी अप्लाई करोगे तो जल्दी आपके पास सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस आएगा। आप अगर नहीं आ रहा तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि मुसलसल करते रहना है। आपने ऐसा सुपरवाइज़र ढूंढना है जो आपके काम से रिलेटेड हो। फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए या आप में लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप वाकई ही सीखना चाहते हो। क्लियर एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, यानी कि अगर आपका प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेता है तो वो आपके लिए कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। उसके बाद ये है कि आप सिर्फ एक पोजीशन के सहारे ना रहें, बल्कि मल्टीपल पोजीशंस हासिल करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, ताकि जो एंड पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उसको कैरी ऑन कर सको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीएचडी यूरोप में हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर आप सही तरीके से अपना सीवी बना लो और सही तरीके से प्रोफेसर्स को रीच करना शुरू कर दो, तो आप इजीली कोई ना कोई पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। हर साल लाखों बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा यानी थाउजेंड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुली फंडेड पीएचडी हासिल कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ज़िंदगी में, और इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम में हिम्मत होगी तो हम कोई ना कोई पोजीशन ढूंढ ही लेंगे, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत खुलेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वीज़ा के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या कहीं पे भी एडमिशन के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों प्लीज़ मत पर बात करें, खुद अप्लाई करें, खुद अपना एडमिशन सिक्योर करें, खुद से वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ये सबसे बेस्ट नॉलेज है और सबसे बेस्ट आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप आने वाले वक्तों में अपने छोटे बहन भाइयों के लिए या किसी के लिए भी अच्छाई का बाइस बन सकते हो। मैंने भी ये चीज़ें खुद ही सीखी हैं, और जिसकी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और मैंने कभी किसी से अपना वीज़ा नहीं अप्लाई करवाया, कभी किसी से एडमिशन सिक्योर नहीं करवाया, और मैं हर साल हर सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा एडमिशन सिक्योर करती हूँ अपने लिए।
See you in the next video, and I hope you subscribe my channel and will help me to grow up.